नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। अभी मेरी दशा की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर दशा से रिलेटेड मैं आपको कुछ नए कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी आज की परिचर्चा का विषय है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कौन कौन से समय खराब आते हैं और किन किन भावों के अंदर यदि आपकी कुंडली के अंदर प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी आपको परेशान करते रहेंगे। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे और इसको ध्यान से समझें। आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं। ये मैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो कि शौकिया तौर पर एस्ट्रोलॉजी करते हैं। प्रोफेशनली जो करते हैं वो अपने कंसेप्ट बनाकर चल रहे होते हैं, उनके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, उसके बेस पर वो प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। मगर ये मैं आपको एक बहुत ही रेयर, आप जनरली मेरे वीडियोस देखते होंगे कि मैं उसके अंदर ऐसी चीजें आपके सामने लेकर आने की कोशिश करता हूं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होती। तो आज फिर से मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूं। इसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा समय आपका खराब जाने वाला है, नंबर वन। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि किन स्थानों पर कौन से ग्रह बैठे हैं वो आपको पूरी जिंदगी परेशान करने वाले हैं। और तीसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि उनकी क्या रेमेडीज की जा सकती हैं। केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जिसके अंदर हम रेमेडीज और उपाय भी बताते हैं। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, क्योंकि अभी मेरे दो कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स और केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें वो अब जल्दी से ज्वाइन कर ले। समय नजदीक आने वाला है। 1 जुलाई से भृगुनंदी नाड़ी और 15 जुलाई से केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। ये बार बार मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूं क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद ज्यादा लोग आते हैं बजाय के शुरू होने के। इसलिए आप शुरू से उसका फायदा उठाएं यदि आप उठाना चाहते हैं तो। अब विषय आता है यहां पर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि रेमेडीज का क्या रोल होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। रेमेडीज बेसिकली आपके मेंटल स्टेटस को ठीक करती हैं। जो हिंदू धर्म में या हमारे सनातन संस्कृति में भारत देश के अंदर आप देखते हो, अक्सर हम ये कहते हैं कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। मैं शुरू में आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए बताने में, प्रेजेंटेशन कई बार बदल जाता है, मगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद मैं बाकी चीजों पर भी जाऊंगा। सबसे पहला एक प्रश्न अक्सर उठता है कि रेमेडीज किस तरीके से काम करती है। जब भी हम कोई भी रेमेडीज करते हैं तो वो रेमेडीज आपको मेंटली इन्फ्लुएंस करती है, और जब हमारी मानसिक स्थिति में हमें कोई चीज अच्छी लगने लगती है, कॉन्फिडेंस बनने लगता है, तो हमारी सारी चीजें ठीक होना शुरू होती है। हमारे एक बाबा जी थे जिनसे हम बात किया करते थे, उनसे मैंने काफी एस्ट्रोलॉजी सीखी है। तो उनके पास एक पेशेंट आया करते थे। उन पेशेंट को हाथ पैरों में कहीं कहीं दर्द रहता था हमेशा। तो उन्हें बाबा जी ने उन्हें कई दवाइयां दी, मगर कहीं इधर उधर से उन्होंने दवाई ली, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने उन्हें एक केवल जो रेत होती है, जिसे हम बोलते हैं आपकी मिट्टी, मिट्टी उन्हें दे दी और कहा कि ये एक ऐसी दवा है जिसको लेने के बाद कोई भी बीमारी बचती नहीं है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उन्होंने दवा दी और कहा कि आप रोजाना सुबह लो और आज ही से तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। उस व्यक्ति ने वो दवा ली और उसको उसी दिन से असर होना शुरू हो गया। और 15-20 दिन बाद आया, वो कहने लगा कि अब तो मुझे कहीं पर कोई भी दर्द ही नहीं है। बाबा जी से पूछा गया कि भाई ये ऐसा क्या आपने चमत्कार कर दिया जो 10 जगह से इलाज कराने पर भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा था, आपकी दवा से ठीक हो गया। तो बाबा जी ने जो चीज कही वही आपको लेकर चलना है। कि उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि बाबा जी ने जो दवा दी है इससे तो इलाज हो ही जाता है। तो उसके मन के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, और उसको कई बीमारियां हमारी बहम की वजह से होती हैं। प्योर हमारी जो मानसिक स्थिति सही नहीं होती, इसलिए हम सही डिसीजन नहीं ले पाते और जिंदगी के अंदर हम उस वजह से भी परेशान होते हैं। अधिकतर लोगों की परेशानियों की वजह उनकी जो शादीशुदा जिंदगी में कोई तनाव होता है। कारण क्या है? मन की स्थिति खराब होना, पति पत्नी की बात करने का तरीका नहीं होना, एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होना, ये सब मन की स्थिति है। कई बार हमें कोई और टेंशन खाई जा रही होती है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, और टेंशन का मतलब है मन की स्थिति को खराब होना। कई फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें प्रॉब्लम थोड़ा छोटी होती है, मगर हम उसको बड़ा चढ़ाकर मन पर चढ़ा लेते हैं और मन के अंदर वो इस हद तक
रच बच जाती हैं कि हर समय पर हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। तो इन सभी का एक ही उपाय है कि यदि आपके मानसिक स्थिति को सही कर दिया जाए, आपके दिमाग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये मैं ठीक हो रहा हूं, या मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, या मेरा समय अभी थोड़े दिन में बिल्कुल सही आने वाला है, मैं कोई रेमेडीज कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पर उनका असर हो रहा है और मेरा समय ठीक आएगा, तो व्यक्ति 80% अपना आप ठीक हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल सबसे ज्यादा रोल होता है रेमेडीज का। फिर वो वातावरण इस तरीके का बनाती है, आपकी सोच को प्योरीफाई करती है रेमेडीज। हमारी 3 तरह की रेमेडीज होती हैं जो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं, इसके अलावा कोई भी रेमेडीज नहीं करनी है आपको। जो मैं रेमेडीज के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे पास बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं, पर मैं आपको जो बता रहा हूं बिल्कुल साइंटिफिक वे से, बिल्कुल सही, हमारे वेद जो भी आपके क्लासिक्स के अंदर जो दिया है उसके बेस पे बता रहा हूं, बृहद पारसर और रसास के बेस पे बता रहा हूं। 3 तरह की रेमेडीज कभी मत करिए, जिसके अंदर कुछ जला ना हो, जिसके अंदर कुछ बहाना हो, जिसके अंदर कुछ दबा ना हो। वो आपके रिसोर्सेज का अंत है। हम जब किसी चीज को बढ़ा देते हैं वो किसी के काम नहीं आती, जब हम किसी चीज को दबा देते हैं वो किसी के काम नहीं आती, जब हम किसी चीज को जला देते हैं वो किसी के काम नहीं आती। तो हम एक तरीके से प्रकृति का नाश करते हैं। वो रेमेडीज आपके लिए भी अच्छी नहीं है, करने वाले के लिए भी अच्छी नहीं है। साइकोलॉजिकली चाहे वो आपको फायदा दे दे, क्योंकि रेमेडीज ज्यादा साइकोलॉजिकल फायदा देती है, मगर इन्हें आपको नहीं करना है। आपको रेमेडीज 3 तरह की करनी है। एक रेमेडीज वो करनी है जो कि आपको मंत्रों के बेस पर, एक रेमेडीज वो करनी है जो आप दान देकर कर सकते हो, मंत्र, दान और ध्यान, इस तरीके की रेमेडीज करनी है। ध्यान में आपका पूजा पाठ भी आ जाता है। ये जो तीनों ही हम रेमेडीज करते हैं। जब हम दान देते हैं तो हमें हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, एक संतुष्टि होती है और पॉजिटिव एनर्जी बदले में हमें मिलती है। मंत्रों का जब भी हम पाठ करते हैं तो हम दीन दुनिया से अलग होते हैं, उन चिंताओं से दूर होते हैं और हमारी आत्मा प्योर होती है। हमारा जो आउटर हो रहा है, हमारी एक बॉडी है, उसके आगे हमारी एक बाह्य वातावरण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारे साथ साथ चलता है, वो सामने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। हम जैसे ही एंटर होते हैं, हमारे देखते ही कोई दूसरा आदमी खुश हो जाता है, क्योंकि वो आपका जो आउटर ऑरा जिसे बोलते हैं उसको इंप्रूव करते हैं मंत्रस। और जब आपका आउटर ऑरा इंप्रूव होता है, आपका कवच इंप्रूव होता है, तो आपकी बाहर की बातों का असर नहीं पड़ता। हम घर से जैसे ही बाहर जाते हैं, परेशानियों की वजह आपके दिमाग के अंदर नहीं होती, क्योंकि आप मंत्र में खोए होते हो। और जब हम मंत्रों का पाठ कर रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, तो फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। मंत्र आपको केवल 3 तरीके के करने चाहिए। आपको यदि आपका इष्ट देवता पता है तो उसके मंत्र करें, आपको कुल देवता पता है तो उसके मंत्र करें, या आपका कोई भी इष्ट आपने मान लिया इस जन्म में, उसके भी मंत्र कर सकते हैं। ये तो एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी हुई कि आप महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे आपका महामृत्युंजय मंत्र है, उसका आप जाप कर सकते हो, हर व्यक्ति कर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कर सकते हो। और तीसरा, आप उस ग्रह का जाप कर सकते हो। यदि आपको कोई जानकार ज्योतिष ये बता दे कि आप किस ग्रह की वजह से पीड़ित है, उसका भी आप जाप कर सकते हो। तो मंत्रों का आप जाप करें, साधारण मंत्रों का जाप करें, कोई बहुत बड़े बड़े मंत्रों का जाप ना करें। आप दान भी कर सकते हो जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है। मैं भी बताऊंगा कौन सा ग्रह पीड़ित करेगा। मैंने यहां पर पहले रेमेडी का पार्ट लिया इसलिए। और आप मंदिर में जाकर पूजा भी कर सकते हो उस देवता की जिसकी वजह से आपको आपकी कुंडली के हिसाब से परेशानी हो रही है। इसके अलावा आपको किसी भी रेमेडी को करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेमेडी बताता है, आजकल बड़ी बड़ी रेमेडीज होती हैं, बड़े बड़े महान विख्यात पंडित हैं, वो आपको बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज बता देंगे, इसका उपचार करें, उसका उपचार करें, लाख खर्च करें, 2 लाख खर्च करें, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपने आप करना पड़ेगा, अपने ऊपर जो करना पड़ेगा वही रेमेडीज काम करेंगी, बाकी रेमेडीज आप पर काम करने वाली नहीं है। यदि वो कहीं आपका कोई काम बन जाता है तो वो आपका भ्रम है, आपको भ्रमित किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा धंधा है, उसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। जो लोग यदि ऐसा करते हैं तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। मेरा मकसद सच्चाई बताना है। आप सुनना चाहें तो ठीक है, नहीं सुनना चाहें तो भी कोई बात नहीं। अब आ जाती है हमारी बात कि आपका कौन सा समय खराब जाएगा। देखिए, इसको नोट कर लीजिए। आपको चाहे वो समझ में आ रहा हो, आप लगाओगे नहीं मेरा खराब नहीं गया था, मगर रिलेटिवली वो खराब जाएगा, ये श्योर है। आपकी पहली दशा जब होगी जिंदगी, फर्स्ट दशा, आपकी जिंदगी की जब तीसरी दशा चल रही है, आपकी आपकी जिंदगी की जो 5वीं दशा चल रही है, ये 3 दशा है आपकी लाइफ के अंदर जब भी आएंगी। अब वो कम या ज्यादा खराब हो सकती है। कैसे? आपकी पहली दशा यदि किसी बेनिफिक प्लेनेट की आ गई, आपकी कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक है या वो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट की दशा आ गई, तो वो उतनी खराब नहीं जाएगी जितनी जो आपको फील होगी। आपकी तीसरी दशा भी तभी खराब नहीं जाएगी जब वो कोई आपके बेनिफिक प्लेनेट की फंक्शनल या आपके नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट की आ गई, तो खराब जाएगी ये मानकर चलिएगा, मगर वो उतनी खराब नहीं होगी
जितनी की हम सोच रहे हैं। और तीसरी दशा वो खराब नहीं जाएगी आपकी, जो कि आपकी मतलब पांचवी दशा भी तभी खराब नहीं जाएगी जब वो नेचुरल बेनिफिक या फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट की है। अदरवाइज ये तीन दशाओं का समय आपकी जिंदगी के अंदर जब भी आए, जिस ग्रह की दशा है, आप उस समय पर अपनी रेमेडीज करना शुरू कर दें। उस ग्रह से रिलेटेड मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आपको यदि किसी को मंत्र नहीं पता है तो वो मेरे से अलग से भी पूछ सकता है। मेरी ये रेमेडी वाली सीरीज है मेरी प्लेलिस्ट में, उसमें जाएंगे तो आपको सभी तरीके के मंत्र वहां पर मिल जाएंगे, उनका दान भी कर सकते हैं। मगर जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है उसके कभी भी स्टोन या आप जिसे हम बोलते हैं जेम स्टोन, वो कभी ना पहने। जेम स्टोन आपको परेशान वाले ग्रह को करने वाले ग्रह को बलि कर देंगे, वो आपको और अधिक परेशान करेगा। इसलिए रेमेडीज का हिस्सा आप अच्छे फल जो दे रहे हैं उनके आप स्टोन वगैरह पहन सकते हो, मगर जो खराब फल दे रहे हैं उनका केवल आपको दान करना है, उनके केवल मंत्र पाठ करने हैं और उनसे रिलेटेड भगवान की पूजा करनी है। इसके अलावा और किसी भी रेमेडी के चक्कर में आप ना फंसे। तो मैंने तीन बताया आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट आपकी दशाएं होती हैं, पहली, तीसरी और पांचवी। ये दशाएं यदि आपकी अशुभ ग्रहों की आ गई तो वो सर्टेनली खराब जाने ही वाली है। और मैं आपको बताता हूं, यदि किसी भी व्यक्ति के लग्न लॉर्ड की दशा या उसकी पूरी जिंदगी में परेशानी आने वाली है, ये ध्यान से सूत्र ध्यान रखना। जिस व्यक्ति का लग्नेश कंबस्त हो, लग्नेश नीच का है, कंबस्त है, अस्त है, डेबिलिटेड या नीच का है, दूसरी कंडीशन, 6, 8, 12 भाव में जाकर बैठ गया है। ये तीन कंडीशन आप नोट कर लीजिए। बाकी और भी एफ्लिक्शन हो सकता है, मगर तीन कंडीशन में लग्नेश जिसका कंबस्ट हो गया, लग्नेश जिसका नीच का हो गया, लग्नेश जिसका 6, 8, 12 के अंदर चला गया, उस व्यक्ति चाहे वो उच्च का ही होकर वहां पर क्यों ना बैठा हो, 6, 8, 12 में उच्च का होकर ही क्यों ना बैठा हो, कितनी अच्छी कंडीशन में बैठा हो, उस पर्सन की लाइफ के अंदर डेफिनेटली हर समय पर स्ट्रगल बनी रहेगी। अब स्ट्रगल चाहे आपको ना दिखाई दे, मगर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल होगी, क्योंकि हमारी सोच कई बार स्ट्रगल को महसूस नहीं करने देती। हमारी आदत बन चुकी होती है कि स्ट्रगल की, फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, इसमें कुछ नया क्या है। मगर आपकी लाइफ में कभी भी आप एक भी दिन चैन से नहीं बैठ पाओगे। आप लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहोगे, चाहे आपको सक्सेस मिले। सक्सेस मिलना एक अलग बात होती है और स्ट्रगल एक अलग बात होती है। एक व्यक्ति को ऐसे भी सक्सेस मिल सकती है, वो कुछ ही नहीं कर रहा और उसको सक्सेस मिल रही है, वो सब लग्नेश का कमाल होता है। तो जिस व्यक्ति का लग्नेश पीड़ित है, और पीड़ित में यहां पर यही बता रहा हूं कि जिसका लग्नेश कंबस्ट है वहां पर फिर भी थोड़ा आराम मिल सकता है, मगर जिसका नीच का लग्नेश हो गया, 6, 8, 12 का लग्नेश हो गया, उस व्यक्ति को हमेशा पूरी लाइफ दशा से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी कुंडली में लगा लीजिए, यदि ये स्थिति है तो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बनेगी, उसको स्वीकार करिए आप, और लगातार उस लग्नेश से रिलेटेड आप जो मंत्रास का जाप करते रहिए। दान करने की जरूरत नहीं है, मंत्रास का जाप करते रहिए, साफ साफ बता रहा हूं मैं। दूसरी आपको स्थिति बता देता हूं मैं, जिस व्यक्ति का मून के साथ भी यही स्थिति है, जिसका मून नीच का है या 6, 8, 12 के अंदर जाकर बैठ गया, राहु केतु एक्सिस पर आ गया, मून पीड़ित है, उस व्यक्ति को कभी भी खुशियों का एहसास नहीं होगा। उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा तभी भी उसे एहसास नहीं होगा। उसका मन हमेशा पीड़ित रहेगा, कुंठित रहेगा, किसी न किसी बात से ग्रसित रहेगा, उसको हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती रहेगी। उसकी मन की बातें उसे पूरी होती हुई नहीं लगेंगी। उसका मन विचलित रहेगा, जो होगा उन चीजों से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, जो नहीं होगा उसकी तरफ वो भागता रहेगा, तो उसका मन पूरी तरीके से पीड़ित होगा। तो जिसके चंद्रमा के साथ यह स्थिति है, उस व्यक्ति को भी लगातार शिवजी भगवान की ओम नमः शिवाय का पाठ करे और वो मंदिर में जरूर जाए। मैं रेमेडीज बड़े लाइटली बता रहा हूं, जोर देकर बताने की जरूरत नहीं है, मगर मैं लाइटली बता रहा हूं, उसको आप जोर देकर करें। मैं जोर देकर कहूंगा नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई भी रेमेडी ऐसा वैसा नहीं करती, इसलिए मैं उसको आराम से आपको बता रहा हूं, पर आप रेमेडी करिए, आपको फायदा मिलेगा। तीसरी स्थिति, जिस भी व्यक्ति के दूसरे भाव में, दूसरा भाव आपका धन का भाव होता है। कलयुग में आज के समय पर हमारी पूरी जिंदगी धन पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना धन है, कितना धन आने वाला है। हमारी डे टू डे जो भी लाइफ की स्ट्रगल्स है वो धन पर निर्भर करती हैं। यदि किसी के दूसरे भाव के अंदर इन तीन में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए उसके पास पैसा होते हुए भी उसको मनी से रिलेटेड जिंदगी भर स्ट्रगल बनी रहेगी। पैसा होना एक अलग बात है, मगर स्ट्रगल होना एक दूसरी बात है। आपके पास पैसा है मगर स्ट्रगल आपको आती रहेगी, आप हमेशा परेशान रहते रहेंगे उस चीज की वजह से। तो जब भी दूसरे भाव के अंदर इन तीनों में से कोई भी ग्रह है आपका जो भी बैठा है,
उसके आप मंत्रों का जाप करें, उसको आप थोड़ा कमजोर करें उस ग्रह को, क्योंकि ये आपके अशुभ ग्रह हैं, उस भाव के अंदर बैठकर आपको अशुभ रिजल्ट देंगे सर्टेनली। नेक्स्ट पांचवी चीज बता रहा हूं, छठी चीज, पहले मैंने 3 दशाएं बताई, फिर मैंने बताया आपको जिसका लग्नेश कमजोर है, फिर मैंने बताया चंद्रमा कमजोर है पांचवा, छठा मैंने बताया जिसके दूसरे भाव के अंदर अशुभ ग्रह है। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति के चौथे भाव के अंदर अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रहों का असर है, 4th हाउस, वो आपका सुख स्थान है, मां का स्थान है, घर का स्थान है, उस व्यक्ति को यदि कोशिश करनी चाहिए अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए। जब तक वो अपने जन्म स्थान पर रहेगा तब तक उसकी परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मां से रिलेटेड परेशानी आएगी, घर की शांति, हैप्पीनेस एट होम से रिलेटेड परेशानी आएगी, जमीन जायदाद से रिलेटेड उसको परेशानी आएगी, वो अपनी जमीन जायदाद बेचकर कहीं दूसरी जगह पर जाकर रह सकता है, वहां पर जाकर आपका बच सकता है, तभी वो अपनी परेशानियों से बचेगा, नहीं उसकी पूरी जिंदगी के अंदर डेफिनेटली सुख में उसके में कमी रहेगी, घर के अंदर कलेश बना रहेगा, ये निश्चित है। इसी का एक सेकेंडरी हाउस है 9th हाउस, जिसे हम भाग्य स्थान या पिता का स्थान बोलते हैं। 4th हाउस मां का स्थान है, 9th हाउस पिता का स्थान है। यदि 9th भाव के अंदर भी आपके कोई अशुभ ग्रह जाकर बैठ जाए, तभी भी आप ये निश्चित मानकर चलें आप अपनी जिंदगी के अंदर ट्रैवल लेकर आए, यात्रा लेकर। आप यात्रा का मतलब केवल फिजिकल यात्रा से नहीं है, आप माइंड के अंदर स्पिरिचुअलिटी लेकर आए, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करें, नई नई धर्म से रिलेटेड चीजों को आप ज्ञान लें। जितना आप धर्म से आप रिलेट होंगे, जुड़ेंगे, उतनी ही आपकी परेशानियां कम होंगी, ये आप निश्चित मानकर चलिए। यदि 9वें भाव में आपके अंदर अशुभ ग्रह, तो आपको जिंदगी भर स्ट्रगल होनी है, निश्चित है। ये आपका भाग्य कभी काम नहीं करेगा, आपको लगेगा मेरा भाग्य तो काम कर ही नहीं रहा। पिता से रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि पिता भी अपना भाग्य भी होता है और गुरु भी होता है, गुरु से भी आपके रिश्ते ठीक नहीं होंगे, आप हमेशा गुरु से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपका गुरु कमजोर भी हो जाएगा। यदि 9वें भाव के अंदर आपका कोई भी अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो आप अपनी यात्रा शुरू करें। यहां पर यात्रा फिजिकल नहीं है, मेंटल यात्रा भी कर सकते हैं। मेंटल यात्रा अध्ययन से होती है, पढ़ाई से होती है, गुरुजनों के ज्ञान को आप आगे बढ़ाएं, जो आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसको लोगों के अंदर बांटे, तब आपका भाग्य काम करेगा। नहीं, आप भाग्य की वजह से स्ट्रगल करोगे, हर जगह पर आप अपने आप को कोसते रहोगे कि मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, वरना यह हो जाता। और आखिरी सूत्र, यदि 8वें भाव के अंदर शुभ ग्रह है, अभी तक मैं अशुभ ग्रहों की बात कर रहा था, 8th हाउस आपका आयु भाव होता है, मृत्यु भाव भी होता है। 8वें भाव के अंदर यदि आपका शुभ ग्रह आ गया, तो वो एक ग्रह आपका खराब हो गया। आपके लिमिटेड शुभ ग्रह है आपके। यदि मैं नेचुरल बेनिफिट की बात करूं तो अनकंडीशनल केवल 2 ही है, वीनस एंड जुपिटर। और कंडीशनल है आपके मून और बुध, उनके ऊपर कई सारी कंडीशन है। मून कभी पक्षबल में कमजोर हो जाता है, कभी राशि की वजह से कमजोर हो जाता है। और बुध यदि अकेला बैठा हो, बुध के बारे में एक बात बता देता हूं, जिसका बुध अकेले में बैठा हो उस व्यक्ति में बुद्धि को यूज करने की ताकत नहीं होती। यहां पर आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई सारी चीजें जो अलग से मैं लेकर नहीं आ पाता। बुध क्या होता है, सहारा चाहिए होता है, बच्चा है, बालक है। यदि वो शुभ ग्रह के साथ है तो आपका उसकी गाइडेंस में अच्छा काम करेगा, जुपिटर की गाइडेंस में अच्छा काम करेगा, शुभ रिजल्ट देगा। अशुभ ग्रह के साथ है तो उसके साथ चल देगा, वो अशुभ रिजल्ट देगा मगर रिजल्ट देगा। मगर जब बुध अकेला होता है तो वो एक चौराहे पे आप जैसे छोटे से बच्चे को छोड़ा, उसको कोई रास्ता नहीं सूझता। जिसका बुध अकेला होता है उसके बारे में आप कभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरीके से काम नहीं करती। बुध को हमेशा किसी का साथ चाहिए होता है। तो 8वें भाव के अंदर बुध आ गया आपका, तो जो भी बेनिफिक प्लेनेट हो गया आपका, एक बेनिफिक प्लेनेट बर्बाद हो गया, 8वें भाव में जाकर वो प्लेनेट खराब हो जाता है। तो गिने चुने बेनिफिक प्लेनेट में से एक बेनिफिक प्लेनेट बर्बाद हो गया, तो वो आपकी लाइफ के अंदर परमानेंट स्ट्रगल, सडननेस लेकर आएगा, सीक्रेसी लेकर आएगा। आपकी जिंदगी के अंदर आपका टैलेंट है वो बाहर ही नहीं निकलेगा, आपका टैलेंट भी बाहर नहीं निकलेगा। आपको जो ज्ञान होगा वो आप किसी को बता ही नहीं पाओगे। 8th हाउस के अंदर जब भी बेनिफिक प्लेनेट आपके आ जाए, तभी भी आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स होंगी, ये ध्यान रखना है। और उस प्लेनेट से रिलेटेड मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने पर कोई प्लेनेट ना ही बली होता है, ना ही कमजोर होता है, वो प्लेनेट आपको तंग करना बंद कर देता है, बस इतना मानकर चले। क्योंकि मंत्रों आपका जब दान देते हैं तो हम प्लेनेट को कमजोर करते हैं, कष्ट देने वाले प्लेनेट को हमें कमजोर करना है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो वो प्लेनेट आपके फेवर में आता है। फेवर में आने वाली बात अलग है, एक कमजोर होना, बली होना एक अलग बात है, मगर फेवर में आना अलग बात है। यदि आपका एक खराब ग्रह भी है, यदि उसके भी मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं तो वो आपके फेवर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जब भी 8वें भाव में आपका कोई यदि शुभ ग्रह है, तभी भी आप ये करें। और इन भावों में आपका कोई ग्रह नहीं है
आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल 3 दशाओं का ध्यान रखें, पहली, तीसरी और 5वीं दशा आपकी खराब जाएगी। अशुभ ग्रहों की है तो सर्टेनली बहुत ही ज्यादा खराब जाने वाली है। तो आज की क्लास में मैंने कोशिश की है कि साथ साथ मैं आपको रेमेडीज बता पाऊं, साथ साथ ये बता पाऊं आपकी जिंदगी का कौन सा समय खराब जाएगा या आपकी लाइफ के अंदर परमानेंट इस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड परेशानियां बनी रहेंगी। कब परेशानी होंगी, उनका क्या निदान है, मैंने सभी का आपको निदान या रेमेडीज देने की कोशिश की है। और आप रेमेडीज करें, मगर रेमेडीज करने पर कभी भी रेमेडीज पर रिलाय ना करें। कोई भी रेमेडी काम नहीं करती जब तक कि आपके इस जन्म के जो कर्मास हैं वो सही नहीं है। त्रिभागी दशा का जो स्टूडेंट्स है मेरे, उन्हें पता होगा कि एक कोई भी दशा है, यदि हम उसको तीसरे भाग के 3 भागों में डिवाइड कर दें तब उसे त्रिभागी दशा बोलते हैं। उसका जो पहला हिस्सा है उसमें आपको जो फल मिलते हैं वो पूर्व जन्म कर्मों के फल मिलते हैं। तो पहले हिस्से में आपकी कोई रेमेडी कभी काम नहीं करती, इसलिए आप कभी भी परेशान ना हो यदि रेमेडी काम नहीं कर रही है। तो आप अपने कर्मों पर काम करते रहें, जिससे दूसरा और तीसरा हिस्सा दशा का आपका अपना आप इंप्रूव हो जाएगा और बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में आप विश्वास करें, जल्दबाजी ना करें। ध्यान रखें, सब लोग जो बहुत जल्दी में होते हैं, एस्ट्रोलॉजी कभी भी जल्दी में नहीं होती। मैं आपको नई चीज बता रहा हूं, आपको एक चीज नहीं पता है, आप एकदम परेशान ना होगी। इसमें तो इतनी सारी चीजें भरी पड़ी है, हम कहां तक सीखेंगे। आप सब कुछ सीख जाओगे। आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे आपको एस्ट्रोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आएगी। आपको जितना समझ आएगा वो काफी होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं होता, मगर आप जो जान रहे हो उसके अंदर विश्वास रखें, जल्दबाजी ना करें और रैशनल रहें। एस्ट्रोलॉजी कोई लिखा हुआ वर्ड नहीं है कि ऐसा ही होगा। आपको लग रहा है कि आपके खराब समय है तो खराब समय का मतलब समझें। खराब समय का मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, परेशानियां मिलेंगी। सही समय का मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, परेशानियां कम मिलेंगी। खराब समय में जब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तब आपको होशियार होना है, जैसे ही मिले उसको ग्रैब करना है, मतलब आपको कर्मों पर काम करना है। अच्छे समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। अभी भी आप यदि सोते रहोगे तभी भी आपका अच्छा समय भी खराब निकल जाएगा। तो हमेशा अपने कर्मों पर फोकस जरूर करते रहें। आपको मेरा एक वीडियो कैसा लगा? आप में से बहुत लोग लगातार कमेंट करते हैं, मगर कई सारे लोग बिल्कुल भी कमेंट भी नहीं करते, ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। तो आपको यदि जैसा भी वीडियो लगता हो तो आप कनेक्ट करें मेरे साथ और उस वीडियो पर कुछ भी जैसा भी आप उचित समझें वैसा आप कमेंट जरूर दें, या डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे पता लगेगा, जिससे मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा।